हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल इमरजेंसी को, विच इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 352। स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी को हम अगली वीडियो में जानेंगे। और इस वीडियो को रेफर करने के बाद आपको कोई और वीडियो, नोट्स या फिर बुक्स को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप की इमरजेंसीज के बारे में बताया गया है। पहला है नेशनल इमरजेंसी, जिसको आर्टिकल 352 में बताया गया है। फिर आती है स्टेट इमरजेंसी, जिसके बारे में आर्टिकल 356 में बताया गया है। फिर आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसको बताया गया है अंडर आर्टिकल 360। दोस्तों, इमरजेंसी प्रोविजंस दे आर कंटेन्ड इन पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये आर्टिकल 352 से लेके 360 तक एक्सटेंड करते हैं। और दोस्तों, इमरजेंसी प्रोविजन जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जो बाकी कंट्रियों से हमने बोरो किए हैं, वैसे ही इमरजेंसी प्रोविजंस को बोरो किया गया है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। दोस्तों, तो नेशनल इमरजेंसी के बारे में हम सारी चीजें जानते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी बताई गई है अंडर आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करता है और बोलता है दैट इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, तो कौन इंपोज कर सकता है नेशनल इमरजेंसी? प्रेसिडेंट। उनका सेटिस्फैक्शन जरूरी है, और उन्हें ऐसा अगर लगता है कि हमारे देश में कोई ग्रेव इमरजेंसी सिचुएशन है, मतलब कोई आपदा की सिचुएशन अराइज हुई है जिसकी वजह से हमारे देश की सिक्योरिटी को या हमारे देश के किसी पार्ट की सिक्योरिटी को थ्रेट है, आइदर बिकॉज ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रिबिलियन, तो वो नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं। तो पहली बात हमने क्या जानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरी इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेट हो। अगर खाली एक पार्ट जैसे राजस्थान में है बाई चांस और वहां की सिक्योरिटी को थ्रेट है ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबिलियन, तो भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो 3 ग्राउंड हैं जिनके बेसिस पे लगाई जा सकती है, या वो है वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबिलियन। वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन में दोस्तों ये फर्क है कि वॉर जब भी होती है तो एक फॉर्मल डिक्लेरेशन होता है। युद्ध जब भी होता है तो एक फॉर्मल डिक्लेरेशन होता है। कुछ वॉर से रिलेटेड रूल्स भी हैं जो कि दोनों नेशंस को फॉलो करने पड़ते हैं। वहीं जब एक्सटर्नल एग्रेशन की बात करते हैं तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई देश किसी के ऊपर एकदम अचानक से हमला कर दे, बॉम्ब गिरा दे, एयरफोर्स से अटैक करवा दे, तो वो एक्सटर्नल एग्रेशन माना जाएगा जिसमें कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं होती। और दोस्तों, ये जो तीसरा ग्राउंड है जिसके बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी इंपोज की जाती है, आर्म रिबिलियन, वो पहले नहीं था। वो उसको इंसर्ट किया गया था बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट। इससे पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसकी जगह एक ग्राउंड होता था जिसके बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती थी, उसको फिर रिप्लेस किया गया बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट। तो ये 3 ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। और दोस्तों, ये जो प्रोक्लेमेशन, जो एक डिक्लेरेशन करेंगे प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी के बारे में, उसको वो चाहे तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। अगर 6 महीने के लिए जैसे इमरजेंसी लगाई है तो ये भी कह सकते हैं कि भाई 3 महीने में ही उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं कि ठीक है अब नेशनल इमरजेंसी खत्म की जाती है बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, या फिर उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये पावर है प्रेसिडेंट के पास। और दोस्तों, ये जो 3 ग्राउंड्स है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हो जाए तभी नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। अगर पहले से भी वो चाहे, उन्हें लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है आने वाले समय में, तो उससे पहले कि वो घटना घटे, उससे पहले भी वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। दोस्तों, एक और बात, एक्सटर्नल इमरजेंसी क्या होती है? जो भी इमरजेंसी इंपोज की जाती है ड्यू टू वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन, तो उसको एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं। वहीं अगर नेशनल इमरजेंसी इंपोज की जाती है ड्यू टू आर्म्ड रिबिलियन, तो उसको इंटरनल इमरजेंसी कहा जाता है। दोस्तों, 38th अमेंडमेंट एक्ट था, उसने ये बोला था कि नेशनल इमरजेंसी जो है इट इज इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास या कोर्ट्स के पास ये पावर नहीं होगी कि वो ये देख पाए, ये चेक कर पाए कि जिन ग्राउंड्स पे नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है क्या वो वैलिड थे या नहीं। तो ये बोला गया था 38th अमेंडमेंट एक्ट में कि भाई ये जुडिशियल रिव्यू के बाहर रहेंगे इमरजेंसी वाले प्रोविजन जो हैं। पर इसको सब्सिक्वेंटली डिलीट कर दिया गया बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, जिसमें बोला कि नहीं भाई, नेशनल इमरजेंसी जो इंपोज की जाएगी वो भी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। उसके ऊपर भी कोर्ट चाहे तो चेक कर सकती है कि क्या जिन ग्राउंड्स पे नेशनल इमरजेंसी लगाई गई वो ठीक थे, ये वो वैलिड थे या नहीं थे। तो ये बोला गया बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। दोस्तों, मिनर्वा मिल्स का केस था ऑफ द ईयर 1980, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नेशनल इमरजेंसी कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। नेशनल इमरजेंसी अगर इंपोज की गई है तो किस ग्राउंड्स पे की गई है, सही से की गई है नहीं की गई, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में आके। ये बोला गया था मिनर्वा मिल्स के केस में। अब दोस्तों, जानते हैं पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन के बारे में। जब भी दोस्तों आज जैसे प्रेसिडेंट ने डिक्लेरेशन किया है कि नेशनल इमरजेंसी देश में लागू की जाती है, तो इस प्रोक्लेमेशन को 1 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। इस 1 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउसेज जो है, लोकसभा और राज्यसभा, जो भी दोनों हाउसेज है पार्लियामेंट को, उन्हें उसे अप्रूव करना होगा बाय स्पेशल मेजोरिटी। तो कितना टाइम है? 1 महीने का।
1 महीने के अंदर अंदर इस प्रोक्लेमेशन को अप्रूव किया जाना चाहिए बाय बोथ द हाउसेज, वो लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होना चाहिए बाय स्पेशल मेजोरिटी, और टाइम है 1 महीने का। पर दोस्तों कई बार ऐसा भी हो सकता है जैसे कि लोकसभा एक परमानेंट हाउस नहीं है, तो क्या पता जिस दिन जैसे आज नेशनल इमरजेंसी लगाई जाए इस दौरान लोकसभा भंग हुई हो, इस समय लोकसभा हो ही ना, लोकसभा डिसॉल्व हुई हो, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में दोस्तों ये होता है कि चलो लोकसभा तो डिसॉल्व हुई है पर राज्यसभा उस प्रोक्लेमेशन को पास कर दे स्पेशल मेजोरिटी से, और जब लोकसभा फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, जब लोकसभा की फिर से पहली सिटिंग होगी, तो उसके बाद 30 दिन, उसके बाद फिर से 30 दिन दिए जाएंगे उस प्रोक्लेमेशन को पास करने के लिए, पारित करने के लिए। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कितना टाइम दिया जाता है। जैसे आज लोकसभा नहीं है, डिसॉल्व हुई है, तो अब जब लोकसभा की पहला सेशन फिर से, जब लोकसभा फिर से आएगी और लोकसभा का पहला सेशन होगा, तो 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम इट्स फर्स्ट सिटिंग, जो पहली सिटिंग होगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर उन्हें इस नेशनल इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन को पास करना होगा बाय स्पेशल मेजोरिटी। पर उससे पहले राज्यसभा जरूर इसको पास कर दे, इस प्रोक्लेमेशन को विद इन 1 मंथ। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जैसे नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है और उसको पास कर दिया गया है, तो 6 महीने तक वैलिड रहती है, फिर उसको एक्सटेंड किया जा सकता है इनडेफिनाइट पीरियड के लिए, मतलब अनिश्चित काल समय के लिए उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, इंडेफिनाइट पीरियड के लिए उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि पार्लियामेंट हर 6 महीने बाद उसको अप्रूवल देती रहे, वो पार्लियामेंट में पास होती रहे हर 6-6 महीने बाद, तो उसको इंडेफिनाइट पीरियड तक एक्सटेंड किया जा सकता है, पर पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होगा कि पार्लियामेंट उसको अप्रूव करती जाए हर 6-6 महीने के बाद। दोस्तों नेशनल इमरजेंसी के क्या क्या इफेक्ट आते हैं, तो पहले हम जानते हैं कि लेजिस्लेटिव इफेक्ट क्या होता है उसका। दोस्तों आप जानते हैं कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो कॉन्करेंट लिस्ट पे जो सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है उनके ऊपर लॉज बना सकते हैं, या यूनियन लिस्ट में जो मेंशन्ड है उनके ऊपर लॉज बना सकते हैं, पर स्टेट लिस्ट में वो नहीं बना सकते हैं। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है उनके बेसिस पर लॉ नहीं बन सकता, एक्सेप्ट जब राज्यसभा उन्हें वो पावर दे दे कि भाई नेशनल इंटरेस्ट में आप स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है उनके ऊपर लॉ बना दीजिए। पर जनरली जो पार्लियामेंट है वो खाली यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर लॉज बना सकती है। पर जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई होती है तो पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाती है कि वो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है उनके ऊपर भी लॉ बना सकती है, या फिर अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है स्टेट के सब्जेक्ट्स के बेसिस पर प्रेसिडेंट भी लॉ बना सकते हैं। पर जैसे आज अगर नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई है तो ये जो लॉज बनाए गए हैं वो आज से 6 महीने तक खाली ऑपरेशन में रहेंगे, 6 महीने बाद वो लॉज खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट के पास ये पावर जनरली नहीं होती कि स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर वो लॉ बना पाए, पर नेशनल इमरजेंसी के दौरान वो बना सकते हैं, पर वो 6 महीने तक के लिए ही वैलिड रहेंगे। मतलब आज जैसे नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई तो आज जब खत्म हुई है आज से लेकर 6 महीने तक वो लॉज वैलिड रहेंगे, उसके बाद वो नल एंड वॉइड खुद ही खुद डिसॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स की। देखिए सेंटर के पास ये पावर आ जाती है कि वो अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस देते हैं स्टेट को कि भाई अब एग्जीक्यूटिव मैटर्स कैसे उनका निर्वहन होगा, उसको डायरेक्शन स्टेट को अब सेंटर देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी स्टेट को कि भाई आपको एग्जीक्यूटिव पावर्स अपनी ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करनी है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। वहीं जब फाइनेंशियल पावर में क्या डिफरेंस आता है वो ये आता है कि अब प्रेसिडेंट ये देखेंगे कि रेवेन्यू का बंटवारा कैसे किया जाएगा सेंटर और स्टेट्स के बीच में। वो चाहे तो किसी स्टेट को कम दे सकते हैं, स्टेट्स को कम दे सकते हैं और सेंटर के पास ज्यादा रिजर्व कर सकते हैं, या सेंटर के पास कम या स्टेट्स को ज्यादा दे सकते हैं। जैसे भी स्थिति हो तो वो पावर प्रेसिडेंट के पास आ जाती है, दैट ही कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। दोस्तों जैसे लोकसभा का जो ड्यूरेशन होता है जनरली वो 5 साल का होता है, पर जब नेशनल इमरजेंसी लगी होती है तो उसको 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, मतलब 5 साल से 6 साल तक के लिए उसको किया जा सकता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब जानते हैं कि नेशनल इमरजेंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है फंडामेंटल राइट्स पे। तो उसके लिए दोस्तों आर्टिकल 358 और 359 हमें पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 358 कहता है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में इंपोज होती है तो जो भी फंडामेंटल राइट्स हमें गारंटीड है अंडर आर्टिकल 19, 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हमें गारंटीड है अंडर आर्टिकल 19, वो सारे सस्पेंड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। बट आर्टिकल 358 ये कहता है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स गारंटीड है अंडर आर्टिकल 19 वो सस्पेंड हो जाएंगे ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। पर इसमें कैच है, कैच ये है कि 3 ग्राउंड्स थे नेशनल इमरजेंसी लगाने के, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। तो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे अगर नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो भी फंडामेंटल राइट्स हो सारे सस्पेंड हो जाएंगे। पर अगर तीसरा जो ग्राउंड है आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पे अगर नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है
तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 19 तब वो उस केस में सस्पेंड नहीं होते। ये बात आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ भी है। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट में ये बोला गया था कि आर्टिकल 19 तभी सस्पेंड होगा ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी जब नेशनल इमरजेंसी वॉर के ग्राउंड्स पर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड्स पर लगाई गई हो, पर अगर आर्म्ड रेबिलियन के ग्राउंड के बेसिस पर नेशनल इमरजेंसी इंपोज की गई है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। ये बोला गया था बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। दोस्तों अब बात करते हैं आर्टिकल 359 की, जो कि ये कहता है कि जैसे कि हमारे पास ये राइट होता है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए जा रहे हैं तो हम उनको इन्फोर्स कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 या फिर हम हाई कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। पर आर्टिकल 359 ये कहता है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो उस पावर को सस्पेंड कर सकते हैं। मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो भी अगर प्रेसिडेंट चाहे तो ये राइट आपसे ले सकते हैं कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, कि भाई नेशनल इमरजेंसी जब तक चल रही है तब तक आपका अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट भी हो रहा है तो आप कोर्ट जाने की आपसे अनुमति ले ली जाएगी। तो आर्टिकल 32 और 226 को चाहे तो सस्पेंड कर सकते हैं। पर इसका एक और एक्सेप्शन वो है कि 44th अमेंडमेंट एक्ट में ये बात भी बोली गई कि सारे फंडामेंटल राइट्स तो के इन्फोर्समेंट के लिए तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे 21 हुआ, 22 हुआ, 23 हुआ, 24 हुआ, 14 हुआ, 15 हुआ, अगर ये सब वायलेट हो रहे हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी तो आपसे पावर लेके ली जा सकती है कि भाई आप कोर्ट नहीं जा सकते इनके इन्फोर्समेंट के लिए। पर अगर आपका वायलेशन हुआ है आर्टिकल 20 का जो राइट अगेंस्ट कन्विक्शन की बात करता है, या फिर आर्टिकल 21 का जो कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ के बारे में बात करता है, ये दोनों आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते हैं। अगर इन दोनों का वायलेशन हुआ है तो आप उसके इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट जा सकते हैं इवन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। ये बात आप याद रखिएगा, आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते, इन दोनों के इन्फोर्समेंट के लिए ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये बोला गया था बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों आज तक देश में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। एक लगी थी ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर 1962, दूसरी लगी थी 1971 जब पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया था दिसंबर के मंथ में, तीसरी लगी थी 1975 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे वो नेशनल इमरजेंसी इंपोज की गई थी। और तीसरा जो ये नेशनल इमरजेंसी लगा था ये ड्यूरिंग द तब उसके प्रेसिडेंट थे हमारे देश के फखरुद्दीन अली अहमद और प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। तो तीसरी बार इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे तीसरी बार लगी थी नेशनल इमरजेंसी 1975 में। तो 3 बार खाली नेशनल इमरजेंसी अभी तक इंपोज की गई है। और ये जो 2 नेशनल इमरजेंसीज थी जो 1971 में लगाई गई और 1975 में, इन दोनों को ही रिवोक किया गया था इन द ईयर 1977। तो ये जो तीसरी इमरजेंसी लगाई गई थी ना, तब ऑलरेडी 1971 की जो नेशनल इमरजेंसी थी वो चल ही रही थी और उसी दौरान तीसरी नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर दी गई थी ड्यूरिंग 1975 और इन दोनों को फिर रिवोक किया गया था इन द ईयर 1977। तो दोस्तों एक ही बात नेशनल इमरजेंसी की, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी को हम डिस्कस करेंगे अपनी आगे आने वाली वीडियो में। मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।